और गुप्त वंश शुरू करते हैं। मौर्य वंश के बाद सबसे प्रभावशाली शासन गुप्त वंश का ही था। गुप्त वंश एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इस गुप्त वंश का शुरुआत इसी क्षेत्र से हुआ था, मगध क्षेत्र से ही, लेकिन बाद के शासकों ने इसका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से उज्जैन और प्रयागराज के आसपास केंद्रित कर दिया था। बाद के आगे के शासकों ने इसका पाटलिपुत्र क्षेत्र से संबंध थोड़ा कम कर लिया था, स्थापना ही हुई थी। देखिए, श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति थे, वही संस्थापक थे इसके गुप्त वंश के। इसकी स्थापना 275 AD में की थी, 275 AD। देख लीजिए, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। कहाँ की थी? मगध क्षेत्र में, और राजधानी था इसका पाटलिपुत्र। शुरू में मगध क्षेत्र में राजधानी पाटलिपुत्र। नोट कर लीजिए। हो गया? यह इस वंश के संस्थापक थे। इनके द्वारा किए गए किसी महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख नहीं मिलता है। न कोई ये महत्वपूर्ण युद्ध किए थे, न कोई निर्माण किए थे। बस इसका संस्थापक के रूप में ही इनका नाम आता है। इसके बाद इनके पुत्र घटोत्कच गुप्त शासक हुए। घटोत्कच गुप्त घटोत्कच, महाभारत में घटोत्कच दिखता है ना, भीम का पुत्र राक्षसी से पैदा हुआ था, उसी के नाम पर घटोत्कच गुप्त। इनका भी कोई महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख नहीं मिलता है। गुप्त वंश के जो पहले प्रमुख शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, इतिहास में 3 चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है प्राचीन भारत में। एक तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, एक अब जो पढ़ा रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। एक गुप्त वंश के पहले प्रमुख शासक थे। श्रीगुप्त संस्थापक थे, लेकिन उतने प्रमुख नहीं कि तुम्हें बहुत कोई काम नहीं किया था खास। उनके बारे में तो बहुत ज्यादा उल्लेख भी नहीं मिलता है। प्राचीन इतिहास में देखेंगे कि शासक वही महत्वपूर्ण होता है जो बहुत युद्ध जीता हो, या बहुत कोई निर्माण कार्य किया हो, या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया हो। सिर्फ लंबे समय तक शासन करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जानते हैं इतिहास में सबसे अधिक शासन कौन किया था? बहुत कम लोग को गया था, इसका उल्लेख भी बहुत कम मिलता है। अनंत वर्मन चूल 72 वर्ष तक शासन किया था उड़ीसा में। उसका कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं किया था। सिर्फ राजा था,
राजा बन के शासन किया, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य उसका नहीं है, इसके तो उल्लेख बहुत कम मिलता है। उसका नाम था अनंत बर्मन चोल। साइड में लिख लो, अलग से कहीं लिख लो, ये बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है जीके के दृष्टिकोण से। अनंत बर्मन चोल। बैक टू पॉइंट। अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम पर। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनका शासन काल था 319 से 335। अब एडी में आ गए, हम बार बार एडी नहीं लिख, हाँ हेलो, अब बीसी से हट के हम एडी में आ गए हैं। अब यदि हम एडी लिखना भूल भी जाए तो समझ लीजिए एडी ही है, ठीक है। बताया शुरू में, जब बीसी लिखा हो तो बीसी, और नहीं कुछ लिखा हो तो एडी, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एडी में है तो कहाँ लिखते हैं 2026 एडी नहीं लिखते हैं, तो एडी ना लिखा हो तो एडी है। 319 से 335 तक इन्होंने शासन किया था, 16 साल शासन किया था इन्होंने, ठीक है। ये गुप्त वंश के पहले प्रमुख शासक थे। इनके नाम पर बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, काम मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण काम शुरुआती वर्षों में ही किया था। 319-20 में इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की थी। गुप्त संवत, ये साल संवत होता है ना, विक्रम संवत बाद में 78 एडी हुआ था, वो पहले ही, वो दूसरे ने किया था, ये इन्होंने किया था गुप्त संवत, लिख लीजिए। गुप्त वंश का पहला प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने 319-20 में गुप्त संवत की स्थापना की थी। ठीक है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक थे समुद्रगुप्त। इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त, यह काफी प्रसिद्ध शासक थे, ये इनके पुत्र थे, ठीक है। इनका कार्यकाल था 335 से 380 एडी, 45 वर्ष, 45 ईयर्स इन्होंने शासन किया था। इनके बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए, समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का काफी विस्तार किया। काफी विस्तार किया। यह अपने पूरे शासन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे। कोई भी युद्ध नहीं हारे, फुल स्टॉप। लगातार जीतने के कारण ही इन्हें यूरोपीय इतिहासकारों ने इन्हें
यूरोपीय इतिहासकारों ने नहीं हारे के बाद का बोलिए। नहीं हारे पुलिस इसलिए नहीं, बल्कि हम लगातार जीतने के कारण इन्हें यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी, इंडियन नेपोलियन। की उपाधि दी, ठीक है। इसको स्टॉप राइट, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। समुद्रगुप्त कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे, ये लगातार जीते थे। यूरोपीय इतिहासकार, यूरोप के लोग जो थे अपने को श्रेष्ठ समझते थे। ये लोग किसी चीज को यूरोप को एक मानदंड, एक आइडियल मान लेते थे, मॉडल, उसी से भारतीयों की तुलना करते थे। हालांकि यह तुलना सरासर गलत है। गलत इसलिए है, नेपोलियन फ्रांस का बड़ा नामी प्रतापी शासक था, ठीक है, लेकिन नेपोलियन कुछ युद्ध जीता था तो कुछ युद्ध हारा भी था, तो उससे इसकी तुलना करना कहाँ उचित है। नेपोलियन था 1815 में सेंट हेलेना में जाकर निर्वासित होकर मर गया। युद्ध हारने के बाद अपने देश से ही निर्वासित हो गया था और सेंट हेलेना नामक द्वीप में जाकर के 1815 में वाटरलू का युद्ध हारा था। उसके बाद उसका पतन ही हो गया था, तो उसकी तुलना इसे करने कहाँ तक उचित है। नेपोलियन का इतिहास बहुत बाद में आया है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और ये तो 4वीं शताब्दी का शासक है। नेपोलियन से कम 1400-1500 साल पहले ही शासन किया था। इसका तुलना नेपोलियन से करने का तुक है। जबकि दूसरी बात, नेपोलियन युद्ध हारा भी था, समुद्रगुप्त तो युद्ध हारा ही नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति से करते जो कभी युद्ध हारा, गॉट द पॉइंट। बात यह है कि नेपोलियन से तुलना की गई है, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, बहुत से प्रश्न पूछे थे, प्रयास था, लेकिन नेपोलियन से तुलना कहीं से भी उचित नहीं है। नेपोलियन तो बहुत से युद्ध हारा था, हार के अपने देश से निर्वासित होके गुमनामी में ही मर गया था, तो उसकी तुलना क्या मतलब है। खैर पढ़ाया जाता है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन विश्लेषण किया जाए तो वो गलत है। पहले तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। आगे लिखिए, समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए क्षेत्रों का विस्तृत विवरण, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, प्रशस्ति मतलब सर, बड़ाई। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, यह प्रयागराज में है। इस स्तंभ की एक विचित्र बात यह है कि इस स्तंभ की एक विचित्र बात यह है कि इसके एक तरफ समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए क्षेत्रों का उल्लेख है
फुल स्टॉप। समुद्रगुप्त के युद्ध कौशल की चर्चा है। गुप्त के युद्ध कौशल, वॉर स्किल, युद्ध लड़ने में निपुण थे, युद्ध कौशल की चर्चा है। तो दूसरी तरफ इसी स्तंभ में, तो दूसरी तरफ इसी स्तंभ में अशोक के बौद्ध धर्म के संदेश और अहिंसा का वर्णन भी मिलता है। और अहिंसा का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। ये दोनों विचार एक दूसरे के विरोधी हैं। यह दोनों विचार एक दूसरे के विरोधी हैं। है ना विरोधी। एक पिलर है, इस पिलर में एक तरफ समुद्रगुप्त के बारे में जितना युद्ध क्षेत्र जीता है उसके बारे में उल्लेख है, यानी कि हिंसा, क्षेत्र को जीता, राज्य को मिला लिया, राजा को मारा, सैनिक लड़े मरे कटे, उसका युद्ध करने का कला सब विकसित, कैसे युद्ध कौशल का सब बताया गया है, कैसे क्षेत्र का विकास किया। और उसका दूसरी तरफ अशोक की अहिंसा के बौद्ध धर्म के उपदेश दिखे हुए, अशोक के धर्म प्रचार जो करते थे। बताया कि अशोक अपने शासन काल में बहुत सारे जगहों पर शिलालेख अपने संदेश खुदवाए थे, राजा गया बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब मुख्यतः अहिंसा से ही जुड़े हुए थे। तो एक तरह से पूरा हिंसक युद्ध का उल्लेख है और दूसरी तरफ अशोक के अहिंसा का उल्लेख है। एक ही स्तर में प्रयाग में है, इलाहाबाद म्यूजियम में या कोर्ट में है। ये विपरीत चीज है। अब समुद्रगुप्त के बाद हम आते हैं इस वंश का सबसे चर्चित शासक, ये भी सबसे सफल शासक यही थे, लेकिन चर्चित हम क्यों बोल रहे हैं बता रहे। हाँ, इसमें एक लाइन जोड़िए। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त वंश के लिए पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया और शासन का केंद्र मुख्य रूप से प्रयागराज हो गया, यानी कभी कह इलाहाबाद शासन का केंद्र प्रयागराज हो गया। इसीलिए कहते हैं इस वंश का सबसे प्रमुख शासक चंद्रगुप्त सेकंड, इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के पुत्र थे। 380 से 412 32 साल में शासन किया था।
लेके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हाया संयुक्त प्रायान भारत आया तब प्रायान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था 15 वर्ष। यह क्वेश्चन बराबर पूछता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, यह पूछता है। कब आया था भी पूछता है। यह चीनी यात्री भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों का यह चीनी यात्री भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने और बौद्ध साहित्यों का अध्ययन करने आया था। फाहियान ने भारत में रहकर पाली और संस्कृत भाषा सीखी। और अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ताकि चीन में इसका अध्ययन अधिक से अधिक लोग कर सके। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यह शासक अपनी बुद्धिमानी और न्याय प्रज्ञता के लिए
विख्यात है। विख्यात है। चंद्रगुप्त सेकेंड के शासन का प्रमुख केंद्र उज्जैनी था। आज जिसको उज्जैन कहते हैं, उज्जैनी मध्य प्रदेश में जो शहर है उज्जैन, उज्जैन था। ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि इनके दरबार में अनेक विद्वान और कलाकार मौजूद थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न, 9 नवरत्न कहा जाता था, जिनमें कालिदास सबसे प्रमुख थे। कालिदास सबसे प्रमुख थे। लोक कथाओं में जो विक्रम बेताल की कहानी कही जाती है, बेताल सुने हो? विक्रम बेताल, लोक कथाओं में जो विक्रम बेताल की कहानी कही जाती है, वो इसी शासक से संबंधित है। विक्रम बेताल की कहानी लिखा नहीं है। विक्रम बेताल की लोक कथाएं बहुत प्रसिद्ध है। मालूम है ना? विक्रम को एक बेताल मिल गया था, वो हमेशा कुछ प्रश्न पूछता था, बहुत उलझाऊ प्रश्न पूछता था। के बाद में बताएंगे, बहुत सा कहानी, बहुत सा प्रश्न है। तो पूछता था कि वो उसका शर्त था बेताल का, बेताल कंधे पर सवार होता था विक्रम का। तो बोलता था कि हम जब प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दो, और नहीं जवाब दोगे तो मार डालेंगे। जवाब देते फिर तुरंत फिर दूसरा सवाल हाजिर कर देता था। विचित्र कथा था। अभी उसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, विक्रम बेताल, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। वो इसी कहानी से इंस्पायर्ड था। आज के संदर्भ में कोई विक्रम बेताल से संबंधित हो। चलिए आगे आइए। तो ये जो कहानी से सच्ची घटना नहीं, काल्पनिक है। काल्पनिक है। वाले तो कहानी काल्पनिक है। ये वाली कहानी काल्पनिक है। हाँ, काल्पनिक है। था नवरत्न थे, कालिदास से सभी बेताल नहीं था। बेताल कहानी काल्पनिक था। वो क्या है कि पहले जमाना होता क्या था कि जिसके दरबार में दरबारी रहते थे, लेखक, विचारक, विद्वान, उसकी प्रशंसा में, उसकी चमचागिरी में, चापलूसी में बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी बातें लिख देते थे कि मालिक मेरा खुश हो जाए। जैसे आज लोग कहते हैं गोदी मीडिया है ना। मोती की प्रशंसा में जैसे पत्रकार गीत गाते हैं, उनको एक बैंक में गोदी मीडिया कहता है। उनका काम क्या है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल का बढ़ा चढ़ा के उल्लेख किया जाए, बड़ाई किया जाए। उसी प्रकार से उस जमाने में भी गोदी मीडिया हुआ करता है। उनका काम था अपने संरक्षक, अपने शासक के कार्यों को बढ़ा चढ़ा के हम बताएं।
कारण था, इसलिए उनकी न्यायप्रियता को दर्शाने के लिए, बुद्धिमत्ता को दर्शाने के लिए विक्रम बेताल नामक काल्पनिक कहानी की रचना की गई। उस कहानी बार बार विक्रम को बुद्धिमान दिखलाया गया था। जब बेताल कोई कहानी कहे विक्रम समाधान बता दे उसका, उस यस एक्चुअली दे मीन टू से कि विक्रम के पास सभी समस्याओं का समाधान था और बेताल का प्रश्न का उत्तर देते थे। आप आदमी क्या है, बेतालों से पार पा देते हो। कहने का मतलब यही था, काल्पनिक कहानी है। तो आइए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त क्रमशः शासक हुए। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हूण आक्रमणकारी जाति थी। हूणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा है। बहुवचन करके हूणों कर दिया, हूण है। हूण के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हूणों उसको प्लूरल कर दिए। हूण एक जनजाति से, ट्राइबल मध्य एशिया की आक्रमणकारी थे और लूटपाट बिजनेस काम था, लूटपाट करना। आक्रमण का सामना करना पड़ा और हूणों के लगातार आक्रमण से ही लगभग 550 एडी आते आते गुप्त वंश का समापन हो गया, पतन। गुप्त वंश का पतन हो गया। पैरव चेंज के समझ एक चीज दिखाते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज। स्वर्ण काल गोल्डन एज स्वर्ण काल कहा जाता है। इसको एक वर्ड कौन लिखेगा, इंग्लिश में भी लिख लीजिए, समझने में ज्यादा आसान रहेगा। गोल्डन एज अब क्यों कहा जाता है बता। स्वर्ण काल कहा जाता है राज्य की आर्थिक स्थिति, साम्राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। लोग आमतौर पर सामान्य जीवन जी रहे थे। गुप्त काल को मुख्यतः कला और साहित्य में प्रगति के कारण
गुप्त कला का सर्वोत्तम उदाहरण गुप्त कला का सर्वोत्तम उदाहरण दिल्ली के मेहरौली स्थित कुतुब मीनार परिसर में स्थापित लौह स्तंभ है, आयरन पिलर। लौह स्तंभ, आयरन पिलर। सर इसके बाद कुतुब मीनार बोले, उसके बाद कुतुब मीनार परिसर में स्थित, कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ है। इस लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड ने, यानी विक्रमादित्य ने, सब ये छुट्टा है कुतुब मीनार के बाद। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड ने लगभग 400 एडी में कराया था। 400 एडी में कराया था। पहले यह निकट के विष्णु मंदिर में स्थित था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे, यानी लौह स्तंभ को, इसे कुतुब मीनार परिसर में स्थानांतरित कर दिया, वहां से हटा के यहाँ के लगा दिया। कुतुब मीनार परिसर में स्थापित कर दिया। कि दिल्ली जाकर देख सकते हो, कुतुब मीनार के बगल में ही है, उसी कैंपस में है। पहले खुला था, लोग जाकर के इसको ऐसे पीछे से हाथ से कहते, जिसका ऐसे हाथ सट जाता है उसका मनोकामना पूरा हो जाता है, लेकिन अब उसको बंद कर दिया है, जाने नहीं देता है। यहाँ पिलर है तो साइड में बैरिकेडिंग कर दिया है, इतने। तो हाँ, इस लौह स्तंभ की विशेषता यह है कि इस लौह स्तंभ की विशेषता यह है कि लगभग 1600 वर्षों के बाद भी, लगभग 1600 वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। इसमें जंग नहीं लगा है, जबकि यह, बहुत सर पे हाथ क्यों रखे हुए हो, बैटमैन, जबकि यह खुले आसमान के नीचे स्थापित है। उस जमाने में ऐसी तकनीक का होना कि इतने वर्षों के बाद भी
बनाया गया जिसमें जंग न लगा। यह शुद्ध लोहे से बना है। यह शुद्ध लोहे से बना है। और फास्फोरस की उच्च मात्रा के कारण इसमें जंग नहीं लगता है। यह लौह स्तंभ गुप्त काल की तकनीकी कुशलताओं को दर्शाता है। गुप्त काल की तकनीकी कुशलताओं को दर्शाता है। पैटर्न चेंज कुशलताओं, टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी कुशलताओं को दर्शाता है। पैटर्न चेंज के लिए इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी गुप्त काल में काफी प्रगति हुई। कालिदास की सभी रचनाएं साहित्य के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। कालिदास की सभी रचनाएं इसी समय की हैं। रचनाएं इसी काल की है, इसी समय की हैं। कालिदास के लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम को देख रहे, अभिज्ञान शकुंतलम यह रचना है, उनका नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम को विश्व साहित्य के 100 महान कृतियों में मनाता है। मतलब वर्ल्ड में जितने रचनाएं हुई हैं उनमें महान 100 में मनाते हैं। ऑल टाइम बेस्ट। इसके अलावा रामायण, महाभारत समेत लगभग सभी धार्मिक रचनाएं, रामायण महाभारत समेत लगभग सभी धार्मिक रचनाएं गुप्त काल में ही लिखी गई। रामायण महाभारत का पाठ उसके पहले भी होता था। लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। रामायण महाभारत का पाठ लोग कहेगा ना कि तो पहले कैसे होता है। रामायण महाभारत का पाठ पहले भी होता था, लेकिन
या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर याद किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनकर याद किया जाता है। यह लिखित रूप में कहीं नहीं था। यह लिखित रूप में कहीं नहीं था। पहला में बात लिखित रूप में नहीं है। लिखित रूप में रामायण भारत में नहीं था उस समय नहीं, उसके पहले नहीं था। अब इस गुप्त काल में आया। यह लिखित रूप में नहीं था। इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को, इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, स्वर्णिम युग, स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज। गुप्त काल समाप्त होता है।